नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जियो और एयरटेल का इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के साथ समझौता हो गया है। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, सब जगह आई हुई है खबर। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं वो विस्तार से और एकदम सरल तरीके से इस डील को समझने वाले हैं। इस डील का भारत के लिए मतलब क्या होगा, इस डील से हम अपने देश में कितना बेहतर फील करेंगे, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये इस्तेमाल होने जा रही है, और हमारे देश की इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों की इसमें भूमिका क्या रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात, इससे देश के लोगों को क्या मिलेगा, दाम कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें, कंप्लीट एनालिसिस और इतनी सरल भाषा में कि आपको लगेगा आज मैं स्पेस साइंटिस्ट हो गया। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। भैया, स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक एक सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने की सेवा है जिसको अमेरिका के परोक्ष राष्ट्रपति इलॉन मस्क की कंपनी चलाती है। ये उनका पेट प्रोजेक्ट है और वो सैटेलाइट के ज़रिए आपको इंटरनेट की सर्विस देते हैं। यानी अभी क्या होता है कि जो इंटरनेट है आपके पास में, वो कहीं से एक तार आ रहा होता है, ऑप्टिक फाइबर के ज़रिए आ रही होती है, आपके घर में पहुंचती है, उसके बाद में आप उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए 5G के ज़रिए 4G के ज़रिए आपको मिलती रही है। इसमें क्या होगा कि सीधे परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा आपका। यानी आपकी छत पे जैसे एक DTH का एंटीना लगा होता है, वैसे ही एक एंटीना लगा हुआ, KU बैंड का एंटीना होता है, सेम एज DTH। वो एंटीना आसमान की तरफ होगा और आसमान से सैटेलाइट से इंटरनेट आ रहा होगा और वो आप देख रहे होंगे। लेकिन इंटरनेट कैसे आता है, कैसे जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट से 2 वे कम्युनिकेशन है, एक 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। कैसे? जैसे जब आप देख रहे होते हो अपने घर पे DTH के ज़रिए कोई टीवी भी देख रहे होते हो, तो वहाँ से वो सैटेलाइट से प्रोग्राम छोड़े जा रहा है, आपके टीवी में आता जा रहा है। बीच बीच में आप एक आध कमांड दे देते हो। तो जैसे मान लीजिए आपने पॉज बटन दबाया या चैनल बदलने का बटन दबाया, तो आधे सेकंड वेकेंड उसको जाने आने में टाइम लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जो है अपना रिमोट से बदलते हो तो चैनल बदलता रहता है। वो चीज़ें सैटेलाइट से आई जा रही हैं और जो आपके यहाँ सेट टॉप बॉक्स रखा हुआ है उसके ज़रिए एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इंटरनेट का परमात्मा से कनेक्शन ज़रा दूसरी तरह का है। जैसे हमसे परमात्मा का कनेक्शन होता है, 1 वे कनेक्शन होता है वहाँ से, वैसे ही अभी तक कनेक्शन जो होता है सैटेलाइट से कम्युनिकेशन का, वो 1 वे होता है। लेकिन ये कनेक्शन ऐसा होगा कि परमात्मा ने हमारी सुन ली। यानी वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, ऐसे समझिए। सरल भाषा से थोड़ा सा तकनीकी आए और सरल होगा। लेकिन जो जियोस्टैटिक ऑर्बिट होता है, सैटेलाइट धरती से कितने ऊपर घूम रहा है, बगल में है, दूर में है और दूर में है, इससे तय होता है उसका नाम। तो जियोस्टैटिक जो ऑर्बिट होता है वो ऐसा होता है कि जो धरती घूम रही है उसके साथ साथ ही सैटेलाइट घूम रहा है, ऐसे करके। यानी वो सैटेलाइट हर समय धरती के सामने है। तो DTH आदि इत्यादि वगैरह आते हैं, वो जियोस्टैटिक ऑर्बिट से आते हैं, कि 15,000 के करीब जो भी डिस्टेंस बन जाएंगे, वो टेक्निकल हो जाएगा फिर आप कहोगे। तो अब तक कम्युनिकेशन जो होता है, चाहे सैटेलाइट से टीवी आता है, कुछ भी आता है, वो जियोस्टैटिक तरीके से आता है। फिर क्या होगा? इलॉन मस्क की जो तकनीक है, उसका जो जादू है, वो जादू अलग तरह का है। वो 15,500 किलोमीटर दूर पे जो जियोस्टैटिक ऑर्बिट में चल रहा है सैटेलाइट, उससे इंटरनेट नहीं देगा, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? आपने यहाँ माउस से क्लिक दबाया, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक दबाया, पता चला कि वो सामने वाले को गोली लगने के लिए पहले गई कमांड, सर्वर तक पहुँची, तब तक तो आपको गोली लग जाएगी। तब फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए। यानी हम भेजें तब भी जल्दी पहुँच जाए, आए तब भी जल्दी पहुँच जाए। तो इतना 15,000 किलोमीटर पे तो जल्दी नहीं चलेगा। फिर तो इसने क्या किया, लो ऑर्बिट पे सैटेलाइट लगाए। कितना? कुल 150 किलोमीटर ऊपर धरती से दिखते हैं, नंगी आंखों से दिखते हैं उससे सैटेलाइट। अब
जब उसने ये 150 किलोमीटर की दूरी पे अपने सैटेलाइट लगा दिए, इतने बड़े बड़े सैटेलाइट हैं, बच्चा सैटेलाइट, और इतना बड़ा मान लो आप, तो जब आप पास में रखते हो ना, आप कभी लंगड़ घुमाओ, ऐसे एक लंगड़ हमारे इलाके में कहते हैं, पता नहीं, एक धागे में आगे पत्थर बांध लेते हैं उसको, तो आप लंगर घुमाओ, तो जितना छोटा लंगर का घेरा होगा उतना फास्ट घुमाना पड़ेगा वरना गिर जाएगा, लंबा होगा तो स्लो स्लो भी घूम जाता है। तो जो जियोस्टैटिक ऑर्बिट होता है 15,000 किलोमीटर वाला, वो धीरे धीरे घूमता है, धरती की रफ्तार से चल जाता है, ये जल्दी जल्दी घूमता है। अब जल्दी जल्दी घूम रहा है तो पता चला आपने क्लिक दबाई और वहाँ से तो सैटेलाइट हट गया, अब क्या होगा? एलन मस्क कहता है ठहरो, मैंने 4,600 सैटेलाइट लगाए हैं जिनको मैं 13,000 तक ले जाऊंगा, तो मैं क्लिक करूंगा, कमांड जाएगी, एक सैटेलाइट पकड़ेगा, उसके बाद उस कमांड का जवाब दूसरे सैटेलाइट से भी आ सकता है, अगली कमांड का तीसरे सैटेलाइट तक भी जा सकता है। धरती को पूरा का पूरा सैटेलाइट के जाल से घेर दिया गया है और वो सैटेलाइट 4,600 सैटेलाइट तेज रफ्तार से ऊपर घूम रहे हैं। अब आप कहोगे मैंने तो इसको कमांड दी थी, इसने वहां तक कैसे पहुंचा दी? तो ये सब सैटेलाइट आपस में लेज़र कम्युनिकेशन के जरिए जुड़े हुए हैं, यानी ये सब एक दूसरे से भी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जहां से आप इंटरनेट ले रहे हो, भाई आपने जो क्लिक किया तो जाएगी तो सर्वर में गूगल के, तो गूगल के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी वो वहां से एक अर्थ स्टेशन पे आते हैं। यहां नोट करने की बात है, वो अर्थ स्टेशन अमेरिका में ज़मीन पे, और वहाँ से वो इंटरनेट से जुड़ते हैं। अब आप इस तकनीक को समझ गए होंगे। इस तकनीक में हम 4600 सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्राप्त करेंगे। चूँकि इंटरनेट सीधे आसमान से आ रहा है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमको कहीं पे भी जंगल वंगल जहाँ से भी आसमान दिखता होगा और उस सैटेलाइट का फुटप्रिंट वहाँ पर काम करता होगा, वहाँ पर आपको इंटरनेट मिल जाएगा। अब इस सुविधा में आप ये टेक्नोलॉजी समझने के बाद एक चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि भाई ये इलॉन मस्क का जब सैटेलाइट यहाँ आएगा तो इसमें एयरटेल और जियो क्या करने वाले हो, तो आसमान से सीधा आ जाएगा। तो आपको ये जान के अचरज होगा कि जो सपना पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के रिटेल सेक्टर को गुलाम बनाने का जियो का था, जियो मार्ट बनाऊंगा और आपके पड़ोस का जो किराना दुकानदार है वो आपके लिए डिलीवरी कर रहा होगा, याद कीजिए। वैसे ही इनको डिलीवरी मैन बना दिया है। भारत में जियो और एयरटेल गली गली घर घर जा जाकर डब्बे लगाएंगे। मैंने कहा मुझे इलॉन मस्क का कनेक्शन लेना है स्टारलिंक का, तो जियो आएगा, जियो का आदमी आएगा, मेरे घर पे छतरी फिट करके जाएगा, मेरे घर में राउटर फिट करके जाएगा और उसकी प्रचार करेगा, और जियो की जो दुकानें हैं वहाँ पर दुकान दुकान ये डब्बा बिकेगा। यानी इलॉन मस्क का जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, इंस्टॉलेशन का काम है, सिर्फ इतना ही काम जियो कर रहा होगा। इसी तरह से एयरटेल भी करेगा, लेकिन एयरटेल का क्या है, कंपटीटर भी है इलॉन मस्क का, उसके साथ भी टाई अप है, और ये मिल के वो ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ पे नेटवर्क नहीं जाता होगा 5G का, वहाँ पे हम इलॉन मस्क के नेटवर्क को कनेक्ट करके आपको कनेक्शन दे देंगे। तो इनकी भूमिका क्या हो गई, एक डिस्ट्रीब्यूटर वाली हो गई, जो गली गली घर घर जाके डब्बे लगाएंगे, डब्बे बेचेंगे, दुकान पे डब्बे रखेंगे। इनके पास एक पहले से नेटवर्क है, उसका ये इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अभी भी आप जियो का इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो उन्हीं का आदमी आता है, वही आदमी स्टारलिंक का भी लेके आ जाएगा। जो अभी जाते हो आप स्टोर पे तो जियो स्टोर पे एक डब्बा और रख जाएगा। तो ये कुल मिला के एक अजीब सी डील हुई है। अब इस डील के हम थोड़ा सा आर्थिक पहलू पे भी आते हैं, थोड़ा सा राजनीतिक पहलू पे भी आते हैं, थोड़ा सा देश की सुरक्षा के पहलू पे भी आते हैं। जब ये डब्बा बेच रहे होंगे तो इनको इस डब्बा को बेचने के बदले जो कुछ भी मिलेगा वो लाला सेठ अंबानी और लाला सेठ सुनील भारती मित्तल के खाते में जाएगा। क्योंकि ये जो भुगतान है ये उनको ही आ रहा है, और उनका जो नेटवर्क है, उनके जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वही यूज़ हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो ये जो ब्रॉडबैंड सर्विस हमको मिलने वाली है स्टारलिंक की, ये ब्रॉडबैंड सर्विस अगर इन दोनों लोगों ने
जहाँ पनाह तोहफो कबूल करो नहीं किया होता सरकार के सामने और इलॉन मस्क के सामने, तो आज हमारे देश में अच्छे खासे 50,000 से ज़्यादा रोज़गार इलॉन मस्क के कारण ही विकसित हो जाते हैं। वैसे तो इलॉन मस्क को नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था ये समझेंगे हम, लेकिन इलॉन मस्क अगर सीधे आता तो 50,000 से ज़्यादा रोज़गार आपको मिलने वाले थे। पूरा ब्रेकअप है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर पे 5,000 से ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं आपको। सेल्स और कस्टमर सपोर्ट में 3 से 5,000 नौकरियां मिलती। इंस्टॉलेशन और टेक्निकल सपोर्ट में 10,000 से ज़्यादा नौकरियां मिलती। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी में भी 2 से 3,000 नौकरियां मिलती। मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट में भी 1,000 से 2,000 नौकरियां मिली जाती। और सरकार के साथ में तालमेल करना, सरकार का जो कुल मिला के सरकारी दफ्तरों से तालमेल करना, उसमें भी 500 से 1,000 लोगों को नौकरियां मिल जाती। यानी 3 से 5 साल में 20 से 25,000 सीधे नौकरियां आपको मिल जाती हैं, जिसमें आप इलॉन मस्क के कर्मचारी होते हैं। हालांकि बहुत खतरनाक आदमी कभी भी किसी को निकाल देता है, इसका रिकॉर्ड ही है, खड़े खड़े निकालता है ये। और जो इनडायरेक्ट है वो रोज़गार कैसे होता, 10,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियाँ होती हैं, डिश, राउटर, केबल वगैरह वगैरह के इस्तेमाल में। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में भी भाई एक जगह से दूसरी जगह माल जाता वगैरह वगैरह 5,000 नौकरियाँ होती। रिटेल और फ्रेंचाइजी मॉडल में 15,000 नौकरियाँ, और लोकल सर्विस प्रोवाइडर, इंस्टॉलेशन पार्टनर 20,000 नौकरियाँ। तो कुल मिला के 50 से 60,000 का सीधा ब्रेकअप है जो हमारे देश में लोगों को नौकरियाँ मिल रही होती। वो 50 से 60,000 लोगों की नौकरियां 2 लाले खा गए, सुनील भारती मित्तल और मुकेश धीरूभाई अंबानी। 60,000 लोगों की नौकरियां खा गए, और इन्होंने जो लोग इनके यहाँ काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनसे एक्स्ट्रा काम लेंगे। ये है पूंजीवाद का मॉडल। अब इलॉन मस्क के साथ में हम एक चीज़ पे और समझते हैं कि ये जो डील है इसमें अचानक क्या बदलाव आया है और किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से इसको लेकर समझौता हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया था, ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी टैब पे डाला हुआ है। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत में जब इनका सैटेलाइट की सर्विस आ रही थी, किसकी, इलॉन मस्क की, तो इसको भारत सरकार ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किस तरह के गुलामी के रिकॉर्ड, अमेरिका के चरणों में पड़ जाने के रिकॉर्ड माननीय मोदी जी की सरकार ने। हुआ यह था कि जब 2G घोटाला हुआ था तो बहुत बवाल किया था इन्हीं की पार्टी ने, और उस वक्त जो कमी निकाली गई थी वो ये निकाली गई थी कि भाई हमने जो सैटेलाइट का ब्रॉडबैंड का अलॉटमेंट किया, स्पेक्ट्रम अलॉट किया, तो आपने पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पे कर दिया, इससे घोटाला हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो निर्णय दिया था 2G घोटाला, पूरा उसको लेके CAG की रिपोर्ट, पूरा इकोसिस्टम RSS का एक्टिव हो गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि अगर आप सैटेलाइट का कोई भी इस तरह से स्पेक्ट्रम अलॉट करोगे, सैटेलाइट नहीं किसी भी तरह का कम्युनिकेशन का, हवा बेचोगे अगर संचार के लिए, तो उसका जो सिस्टम होगा वो होगा कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए। मतलब सब लोग अपना टेंडर डालो, जो ऊंचे दाम में ठेका छुड़ाएगा उसको ठेका मिल जाएगा। ये रूल था। मोदी सरकार ने जब एक बार, याद है, सारे सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिया था पिछले कार्यकाल में, एक बिल पास कर दिया और उसमें यह कर दिया कि स्पेक्ट्रम का आवंटन भारत में अब जब होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से होगा। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका क्या है, सरकार देखेगी, उसको लगेगा ये आदमी फिट है, उसको दे देंगे। नियमों में ये बदलाव क्यों किया गया, नियमों में ये बदलाव इलॉन मस्क के लिए किया गया, क्योंकि जिस इलॉन मस्क को पहले टेस्ला को भी भारत में घुसने देना नहीं चाहते थे मोदी जी, और कहते थे कि इलॉन मस्क की टेस्ला भारत में बनेगी तो भारत में घुसेगी, इसको लेकर इलॉन मस्क ने अपना जो इंडिया ऑफिस खोला था उसको भी बंद कर दिया था और वापस चला गया था। अब उस इलॉन मस्क के लिए भारत सरकार का एकदम रुख बदल गया था, और भारत सरकार ने देश के नियम बदल दिए इलॉन मस्क को ये ठेका देने के लिए। ये दोनों चंगू और मंगू जो अब उसके डब्बे बेचने को तैयार हो गए हैं, सुनील भारती मित्तल और मुकेश धीरूभाई अंबानी, इन लोगों ने विरोध किया था, ट्राई में बाकायदा जाके विरोध किया और ये कहा कि भैया
आप ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट होगा तो निविदा सूचना के जरिए होगा। आखिर में ये दोनों पहलवान हमारे और हमारी सरकार इलॉन मस्क के सजदे में खड़े हुए हैं। क्या कमजोरनेस है तुम्हारी? जस्टिन ट्रूडो लड़ सकता है, कोलंबिया वाला लड़ सकता है, छोटे छोटे देश लड़ सकते हैं, यूरोप पूरा लड़ने को तैयार खड़ा हुआ है, फ्रांस मुकाबला कर रहा है, जेलेंस्की मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आपकी क्या मजबूरी है? क्या ट्रंप भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्या इतना डरते हैं हम ट्रंप से? वो कौन सी चीज़ है जो मुंह पर ट्रंप बोल देगा इसलिए हम उससे डर रहे हैं? लेकिन हुआ यही, इनको भी मना लिया गया कि तुम उनके डब्बे बेच लेना और अब उसकी सेवा यहाँ पर आएंगी। अब उसकी सेवा यहाँ आने के खतरे क्या हैं? खतरे, फ़ायदा तो ये है कि भैया गांव गांव में सीधे सैटेलाइट आएगा, लेकिन खतरे ये हैं कि हम उनके जितने भी कम्युनिकेशन हैं, कौन से कम्युनिकेशन, जो भी इंटरनेट पे आएगा एलोन मस्क की और जो भी इंटरनेट पे जाएगा, उस पर भारत सरकार नज़र नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? सीधे आसमान से आ रहा है। अभी तक जो इंटरनेट है वो सी केबल और दूसरी जगहों से जाता है, तो भारत सरकार का सेटअप लगा हुआ है। मेरे पहले वीडियोस में बहुत डिटेल से कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सरकार डाटा पे नज़र रखती है। अब वो सारा का सारा आपका कंट्रोल से बाहर हो गया। अगर सरकार इस इंटरनेट को मॉनिटर करना चाहे, उसके बस की बात नहीं है। आतंकवादी चाहें तो इसके ज़रिए सीधे बातचीत कर सकते हैं। पहले कई सारे दूसरे जगहों पर स्टारलिंक के सेट टॉप बॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं और ये पता लगाना भी संभव नहीं है सरकार के लिए कि भारत में किस किस जगह पे स्टारलिंक के सेट टॉप बॉक्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप पूरी तरह से खतरनाक दौर में पहुंच गए और एनक्रिप्टेड डाटा भी यहाँ से वहाँ जा सकेगा, यानी ऐसा डाटा जिसको रास्ते में पढ़ा ही नहीं जा सकता। इसके अलावा VPN के ज़रिए बहुत सारी प्रतिबंधित वेबसाइट भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप अभी जो है कोई वेबसाइट आ रही है, आप उसको भारत सरकार ब्लॉक कर देती है, ये नहीं देख सकते आप। बाद में ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, यानी आप पूरी तरह से वल्नरेबल सोसाइटी हो गए हो। वहाँ के ज़रिए जो भी आएगा। दूसरा, जो आपके मिलिट्री ठिकाने हैं उन पे इंटरनेट का डिप्लॉयमेंट करना हो, दूसरी चीज़ें करना हो, आप नहीं कर सकते हो। तीसरा, इलॉन मस्क जब चाहे तब छतरी उठा ले, जब चाहे इंडिया को डिस्कनेक्ट कर दे, तो आप क्या कर लोगे? यूक्रेन में याद कीजिए इलॉन मस्क ने कैसे जेलेंस्की को धमकाया। आप पुरानी बहुत सारे घटनाक्रम है याद कर लीजिए, कैसे इलॉन मस्क ने अपनी सर्विसेज किसी देश में दी और किसी से हटा ली। इलॉन मस्क अभी से टर्म डिक्टेट करने लग गया है और अपनी सेवाएं देने के लिए वो अपनी शर्तें रखता है। कहीं पे भी वो सेवाएं दे देगा। याद कीजिए गाज़ा में जब तबाही हो गई तो इलॉन मस्क ने अपनी सेवाएं दे दी वहाँ पर, और ये माना गया कि ये चूंकि एक ज्यूस पूरा स्ट्रक्चर है, उसका हिस्सा है, तो गज़ा का कम्युनिकेशन इलॉन मस्क के ज़रिए मॉनिटर होने लगा। भारत के देश को अगर कभी कोई हानि पहुंचानी है और अचानक उसको पंगु बना देना है, याद कीजिए जब गल्फ़ वॉर हुआ था उस ज़माने में अमेरिका ने एक बटन दबा के पूरे इराक की बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया था। एक मिनट में, एक पल में अगर भारत के साथ किसी भी प्रकार का कोई अमेरिका का तनाव होता है तो हमारे इंटरनेट को ब्लैकआउट किया जा सकता है। ये पावर उसके पास आ गई है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। आप कह रहे हो हम नई नीति लाए हैं, हमने डाटा लोकलाइजेशन की बात की है। डाटा लोकलाइजेशन का होगा क्या जब कम्युनिकेशन विदेशी हाथ से हो रहा है, यानी आपका एक एक क्लिक अमेरिका जा रहा है, अमेरिका के सर्वर में एक एक क्लिक अमेरिका के सर्वर से आपके पास आ रहा है। आपके पूरा का पूरा जो सेटअप है इस देश का वो एलोन मस्क के हाथ में चला गया। ये गुलामी का दस्तावेज साइन किया है। अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो उसको आज कहता कि आज एक काला दिन है इतिहास का, जब हमारे देश को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया है। हमारे जितने सुरक्षा कवच थे, जितनी भी चीज़ें हमारे देश की रक्षा करने के लिए थीं, जो हमारे स्क्रीनिंग के सिस्टम थे, बहुत सारे मिलिट्री के सिस्टम थे, डिफेंस के सिस्टम थे, वो सब लोग एक एक चीज़ पे नज़र रखते थे। वो नज़र अब भारत सरकार नहीं रख पाएगी, और वो नज़र होगी तो अमेरिका की होगी।
अब अमेरिका वहाँ से डाटा अगर साझा कर दे तो उसकी मेहरबानी, लेकिन भारत की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता पूरी तरह से खतरे में आ गई है। ये वो दौर है जब भारत सरकार बात बात में जरा दंगा हो जाता है, इंटरनेट सेवाएं बंद। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट सेवाएं बंद कौन करता है? तो भारत करता है। उस देश की इंटरनेट सेवाएं स्टारलिंक से तो बंद नहीं हो पाएंगी, वहाँ से आएगा डेटा और जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत सारे खतरे हैं जो हमारे को दिक्कत देने वाले हैं। अब इतना खतरा तो मोल ले लिया, लेकिन ये सैटेलाइट सर्विस क्या इतनी अच्छी सैटेलाइट सर्विस है जिस पे भारत को टूट पड़ना चाहिए? तो याद रखिए, एक काम चलाऊ सेवा है, ऐसी काम चलाऊ सेवा जो रिमोट में हमको इंटरनेट दे देगी, लेकिन आज जो इंटरनेट हमको घर में मिल रहा है वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी कि ये जो इंटरनेट है इसकी लेटेंसी जो आम इंटरनेट है उसके मुकाबले कम है। यानी एक बार जो कितने माइक्रो सेकेंड में हमारा डेटा जाता है और आता है, वो माइक्रो सेकेंड हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो काफ़ी कम है, सैटेलाइट वाले में ज़्यादा है। जब इलॉन मस्क भविष्य में अपने 4600 उपग्रहों को 15,000 उपग्रह करने का टारगेट पूरा कर लेगा, तब हो सकता है लेटेंसी थोड़ी बढ़ जाए। खैर, ये जो स्पीड है इसकी, ये भी 50 Mbps से 250 Mbps के बीच में ही मिलने वाली है। अगर एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे इंटरप्राइज सॉल्यूशन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉल सेंटर हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो जो इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वैसा हैवी बैंडविड्थ वाला इंटरनेट कनेक्शन इलॉन मस्क नहीं दे पाएगा। और ये आने वाले समय में कभी आया तो 1 Gbps तक दे पाएंगे, यानी ये 5G से भी कमज़ोर डेटा होगा। इसकी लेटेंसी 20 से 40 केवल माइक्रोसेकंड होगी। तो आप इसको बस बढ़िया चलेगा, बढ़िया काम देगा, आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फास्ट लेटेंसी वाले काम हैं उसमें ये काम नहीं करेगा। कीमत भी इसकी बहुत ज़्यादा है, करीब $150, 100 से $150 के बीच में इसकी कीमत रहने वाली है। तो ये जो है भारत में हो सकता है कम दे, भाई हम गरीब देश हैं, लेकिन कितना कम करोगे? गरीब देश रहम करके नहीं, इसलिए उनको मालूम है कि ये खरीदेगा ही नहीं अगर हमने इसको सस्ते में नहीं दिया तो। फिर भी जो हिंदुस्तान के ऑपरेटर हैं उनके मुकाबले आप कम्पिटिटिव नहीं रह पाओगे। यानी ये रहेगा सेकंड ऑप्शन, या फिर शान मारने का ऑप्शन, मेरे यहाँ तो स्टारलिंक लगा है, या कुछ और। कुल मिला के इनका जो टारगेट है वो भी छोटा नहीं है, करीब 40-50 लाख कनेक्शन ये अगले 1 साल के अंदर लगाना चाहते हैं। तो खतरा आप समझ गए, प्राइस स्ट्रक्चर आप समझ गए, तकनीक आप समझ गए, आप ये समझ गए कि ये फैसला कितना सही है। आप ये भी समझ गए कि सरकार ने कैसे इस देश के कानूनों को बदल दिया इलॉन मस्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आप ये भी समझ गए कि भारत किस तरह वल्नरेबल हो गया है। और आपको ये पूरी डील, मुझे पूरा विश्वास है, सरलता से समझ में आई होगी। आपसे निवेदन है, अगर कहीं कुछ कठिन लगा हो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।